राजकुमार अशोक ये मानने लगा था कि वही मगध के राज सिंहासन का सबसे सामर्थ्यवान उत्तराधिकारी है, लेकिन उसके मानने या न मानने से राजगद्दी उसे मिल जाती ऐसा संभव नहीं था। उसके युद्ध कौशल का लोहा तो सभी मानने लगे थे, लेकिन स्वयं राजा बिंदुसार उसे उत्तराधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसकी बड़ी वजह थी राजा बिंदुसार का अपने सबसे बड़े बेटे राजकुमार सुशीम से लगाव। वे सुशीम को ही अपने बाद मगध का राजा बनाना चाहते थे। स्थिति यह थी कि अशोक तो यह मानता था कि वही मगध की राजगद्दी का असली उत्तराधिकारी है, जबकि जिसके हाथ में मगध की सत्ता थी वो महाराज बिंदुसार ऐसा नहीं मानते थे। अशोक वदन के मुताबिक जल्द ही अशोक की एक और परीक्षा हुई। मगध साम्राज्य के एक राज्य तक्षशिला की जनता ने राजा बिंदुसार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। राजा बिंदुसार ने अशोक को बुलाया और उसे तक्षशिला जाने का आदेश दिया। पिता के आदेश का पालन करते हुए राजकुमार अशोक रथ, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिकों के साथ तक्षशिला की ओर कूच कर गया। युद्ध शिविर में अशोक के पास एक प्रमुख सैनिक पहुंचा। उसने अशोक से कहा, राजकुमार अशोक, हमारे पास अश्वरोही हैं, हाथी सवार हैं, सैकड़ों रथी हैं, हजारों पैदल सैनिक हैं और आपका नेतृत्व भी है, परंतु क्या? प्रमुख सैनिक को चिंतित देख अशोक ने पूछा। सैनिक अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला, परंतु राजकुमार, इन सैनिकों को लड़ने के लिए शस्त्र और अस्त्र तो दिए ही नहीं गए हैं, ऐसे में हम युद्ध कैसे लड़ेंगे? मगध के राज सिंहासन का यही आदेश था। इसका मतलब था कि खुद राजा बिंदुसार ही अशोक से छल कर रहे थे। पूरी बात समझते हुए अशोक ने कुछ देर सोचा और फिर सैनिक को आश्वस्त करते हुए कहा, आपका यह प्रश्न सही है कि अस्त्र शस्त्र नहीं है तो युद्ध कैसे होगा, किंतु रथी, अगर बिंदुसार पुत्र अशोक में बल है, सामर्थ्य है, तो धरती फटेगी और पाताल से भी तुम्हें अस्त्र शस्त्र मिलेंगे। अब निर्भीक होकर प्रयाण की तैयारी करो। अशोक वदन में आगे लिखा है कि धरती फटी और अशोक को अस्त्र शस्त्र मिल गए। आज ये बात असंभव सी लगती है। हालांकि जानकार ये कहते हैं कि अशोक के लिए नामुमकिन कुछ भी नहीं था। शायद धरती फटने जैसे प्रतीकों के जरिए अशोक वदन के लेखक ऐसा ही कुछ कहना चाहते होंगे। किंतु अशोक की इस कहानी की खास बात यह है कि जब राजकुमार अशोक तक्षशिला पहुंचे तो उन्हें हथियार उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कहते हैं कि तक्षशिला के लोगों ने शहर से कुछ मील दूर से ही उनके मार्ग पर फूल बिछा दिए थे। विद्रोह की जगह उनका आत्मीयता से स्वागत किया गया। तक्षशिला की यह घटना अशोक के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाली थी। इस कहानी से ऐसा लगता है कि बतौर योद्धा अशोक की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। तक्षशिला के विद्रोह को खत्म करने में अशोक की भूमिका को बातचीत के रास्ते समस्या को हल करने की उसकी क्षमता के तौर पर भी देखा जाता है। तक्षशिला में उसकी सफलता के बाद राजकुमार अशोक को उज्जैन का राज्यपाल बनाकर भेजा गया। उज्जैन प्रांत की राजधानी तब विदिशा हुआ करती थी। यहीं अशोक की मुलाकात देवी से हुई। देवी एक व्यापारी की बेटी थी। लोक कथाओं में उसे शाक्य कुमारी यानी गौतम बुद्ध का वंशज बताया गया है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पुष्टि नहीं मिलती है। इतना जरूर था कि विदिशा में बुद्ध को मानने वालों की बहुत बड़ी तादाद थी और इस नाते देवी का झुकाव भी बौद्ध विचारों की तरफ होने की संभावना है। अशोक का आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रति जो झुकाव दिखता है, उसके पीछे की वजह देवी की संगति और उज्जैन में बौद्ध धर्म का प्रभाव हो सकता है। विदिशा से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर पांगुरारिया है। यह जगह राजकुमार अशोक और देवी की प्रेम कहानियों का प्रमाण देता है। उज्जैन के गवर्नर रहते हुए राजकुमार अशोक इस जगह अपनी प्रेमिका देवी के साथ आते थे। यहां एक शिलालेख है जिस पर इस बात का प्रमाण दर्ज है। पियदस्सी नामा राजकुमारावा समवासा माने इमाम देशम पपुनिथा विहारा आयते। मतलब, राजकुमार जो राज्याभिषेक के बाद पियदसी नाम से जाने जाते हैं, जब वो राजकुमार थे और अविवाहित प्रेमिका के साथ रहते थे, यहां प्रेमालाप के लिए आया करते थे। पाली ग्रंथ महावंश में इस बात का उल्लेख है कि अशोक ने देवी के साथ विवाह संबंध बनाया था। अशोक और देवी के संबंध से ही बौद्ध प्रचारक बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा का जन्म हुआ, लेकिन महारानी के तौर पर देवी का जिक्र नहीं होता। देवी के विदिशा से पाटलिपुत्र जाने का उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता।
अशोक की पहली प्रमुख रानी के तौर पर पहले असंधामात्रा और उसकी मृत्यु के बाद तिस्सरख का जिक्र आता है। जब अशोक उज्जैन में गवर्नर थे तब पाटलिपुत्र में मगध की राजगद्दी को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। धीरे धीरे दरबारियों को भी इस बात का पता चलने लगा था कि बिंदुसार राजकुमार सुशीम को राजपाट देना चाहते थे। एक दिन राजकुमार सुशीम राज दरबार के एक गलियारे से गुजर रहे थे। रास्ते में वो मगध के महामंत्री राधागुप्त से टकरा गए। राजकुमार सुशीम खड़े होकर महामंत्री राधागुप्त से बात करने लगे और बातों बातों में राजकुमार सुशीम ने मजाक में राधागुप्त के सिर पर हाथ फेर दिया। महामंत्री राधागुप्त को सुशीम की यह हरकत ठीक नहीं लगी। उन्हें लगा कि आज ये युवक हाथ फेर रहा है। सुशीम के व्यवहार से आशंकित राधागुप्त ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में सुशीम के विरुद्ध एक बड़ी व्यूह रचना की तैयारी शुरू कर दी। उस समय सुशीम के विरोध का एक ही मतलब था, अशोक का साथ।